हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान का अध्याय 8 जिसका नाम है बल तथा गति का नियम। ठीक है, यदि इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है बल, यानी बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को खींचना, यानी किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे अंग्रेजी के एफ अक्षर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अंग्रेजी के एफ अक्षर से लिखते हैं। अगर देखो हम बात करें बल की, तो बल किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उसकी गति की अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है। और अगर आप देखें तो जो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन कर सकता है, और बात करें हम वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये होता है हमारा बल। अगर बल के ऐसे ही मात्रक की बात करें तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है हमारा न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब देखो बल होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है हमारा संतुलित बल। कौन सा होता है? संतुलित बल। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर सभी दिशाओं से यदि समान बल लगाया जाए तो उस वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। क्या कहा जाता है? यानी कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉक्स है। अब इस पर जितनी दिशाओं से बल लगाया जाए वो समान लगाया जाना चाहिए। ठीक है, अब कैसे? मान लीजिए कि इधर से कोई व्यक्ति है, वो बल लगा रहा है इस पर कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। ठीक है, जो न्यूटन है उसको शॉर्ट में किससे लिखते हैं? एन से। किससे लिखते हैं? एन से। ठीक है, अब इधर से एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा है। तो आप देखो, अब आप कह सकते हैं इस वस्तु पर, जो वस्तु है ये वाली, इस पर जो बल लगाया जा रहा है वो कैसा बल है? संतुलित बल। यानी ऐसा बल जो किसी वस्तु पर सभी दिशाओं से समान बल लगाया जाता है, उस बल को क्या कहते हैं हम? संतुलित बल। जैसे कि देखिए इधर से भी 5 न्यूटन कोई व्यक्ति लगा रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन बल कोई व्यक्ति लगा रहा है, तो ये वस्तु है ना तो इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ना तो इधर जाएगी और ना इधर जाएगी, यहीं पे रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? संतुलित बल। अगला बल आता है हमारा कौन सा? असंतुलित बल। कौन सा बल आता है? असंतुलित बल। यानी जब किसी वस्तु पर सभी दिशाओं से असमान बल लगाया जाए तो उस पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। कैसा बल कहलाएगा? असंतुलित बल। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉक्स है, जैसे अभी था उसी प्रकार मेरे पास कोई बॉक्स है। अब बॉक्स है, इस पर मान लीजिए कि इधर से जो बल लगाया जा रहा है वो कितना लगाया जा रहा है? 10 न्यूटन का। कितना? 10 न्यूटन का। ठीक है, और इधर से जो बल लगाया जा रहा है वो कितना लगाया जा रहा है? 5 न्यूटन का। अब आप कह सकते हैं कि इस वस्तु पर, जो वस्तु है ये वाली, इस पर जो बल लगाया जा रहा है वो कैसा है? असंतुलित, मतलब समान नहीं है और संतुलित नहीं है। संतुलित मतलब दोनों साइड से बराबर नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि यह वस्तु किस साइड गति करेगी, तो जिस साइड से ज़्यादा बल लगाया जा रहा है उसके आगे की ओर, देखो यहाँ से 10 न्यूटन बल लगाया जा रहा है तो ये वाली वस्तु है कहाँ पर गति करेगी? इस साइड में गति करेगी। किस साइड में गति करेगी? इस वाली साइड में गति करेगी। ठीक है, क्योंकि पीछे से जो बल लगाया जा रहा है वो कितना है? 10 न्यूटन बल। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, तो इस पर कुल बल यानी नेट बल कितना है? तो आप क्या करेंगे? जो आपका ज़्यादा वाला बल है कौन सा? 10 न्यूटन, 10 में से कम कर देंगे जो कम वाला बल है। कितना है? 5 न्यूटन। तो कितना बचेगा इस वस्तु पर कुल बल? 5 न्यूटन। कितना बचेगा? 5 न्यूटन। ठीक है, ये होते हैं हमारे बल और बल के प्रकार, यानी कौन सा बल? संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक क्या है हमारा? गति के नियम। ठीक है, जैसा कि हमने अध्याय के नाम के बारे में भी पढ़ा था, बल तथा गति के नियम। अब जब इसमें पढ़ेंगे हम 3 नियम, तो जिसमें पहला हमारा नियम आता है गति का प्रथम नियम। अब देखो गति का प्रथम नियम क्या कहता है? या तो स्थिर अवस्था में या गतिमान अवस्था में प्रत्येक वस्तु अपनी सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। यानी देखो मान लो या कोई वस्तु स्थिर रखी हुई है, यानी रखी हुई है, चल नहीं रही, या कोई वस्तु चल रही है। ठीक है, जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। कोई वस्तु मान लो रखी हुई है या गति कर रही है, उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। जैसे कि मान लो ये वस्तु रखी हुई है, अगर इस पर अभी कोई बल नहीं लगाया जाए, जैसे मैंने इस पर कोई बल नहीं लगाया, तो ये वस्तु यहीं रखी रहेगी। और अगर आप इसमें बल लगाकर आगे ले जाने का प्रयास करेंगे तो ये उसका क्या करोगी? विरोध करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी। ठीक है, अगर मान लो यही वस्तु पहले से गतिमान है
क्या है, यही वस्तु पहले से गतिमान है, तो अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो इस पर आपको कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। जैसे कि कोई बाइक चलती है तो हम उसको रोकना चाहते हैं तो उस पर हमें क्या लगाने पड़ते हैं, ब्रेक लगाने पड़ते हैं। यानी ब्रेक जो लगा रहे हो वो क्या है, एक प्रकार का बल, क्या है, एक प्रकार का बल। तो गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु हो, अगर वो स्थिर रखी हुई है तो स्थिर रहना चाहती है, और गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ठीक है। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। क्या करती हैं, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ये होता है गति का प्रथम नियम। चलो अब देखते हैं इसके जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, ठीक है। तो जड़त्व गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई वस्तु गतिशील है तब तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, लेकिन यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है। अब आप अगर किसी भी वस्तु को आप रुकी पड़ी हुई, मान लो ये वस्तु है और रुकी पड़ी हुई है और मैं इसे गतिमान करना चाहता हूँ, तो ये मैं जो गति के लिए बल लगा रहा हूँ उसका क्या करेगी, विरोध। और जो विरोध, या फिर कोई वस्तु गतिशील है और उसको मैं रोकना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, रोकना चाह रहा हूँ, तो इसका भी क्या करेगी, विरोध। तो जो विरोध करने की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को क्या बोल रहे हैं हम किताब की भाषा के अंदर, जड़त्व। ठीक है। इसी कारण गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो गति का पहला नियम होता है उसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो विरोध करने की प्रवृत्ति है वस्तु की, उसी को तुम क्या बोल रहे हैं, जड़त्व। ठीक है। अब बात करते हैं हम गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पलों की। ठीक है। क्या बात करते हैं, गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पलों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा जो आपके, अब देखो, जो गति के पहले नियम के एग्जाम्पल हैं वो आपके दैनिक जीवन में कभी ना कभी हुए होंगे और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है। कि किसी मोटर गाड़ी में, यानी बस मान लें हम, क्या मान लें, बस हो सकता है, टेम्पो हो सकता है, ऑटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। किसी मोटर गाड़ी में हम यात्रा करते समय सीट के सापेक्ष तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने हेतु ब्रेक न लगाया जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण बने रहने की प्रवृत्ति को रखता है, जिससे हम सीट के आगे लगे चैनल से टकराकर घायल भी हो सकते हैं। देखो, मान लो कभी आप बैठे हो किसी बस मोटर गाड़ी में, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अनुसार आप ये बैठे हो, क्या बैठे हो, ये वाले बैठे हो आप। अब कभी कभी क्या होता है, क्या बस लगातार चल रही है, क्या कर रही है, बस लगातार चल रही है। अब बस लगातार चल रही है, अचानक से ब्रेकर आ जाता है, तो ये क्या, ड्राइवर क्या कर देता है, ब्रेक लगा देता है। क्या कर देता है, ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। ठीक है। अब ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता है तो जो आपका आधा शरीर, जैसे कि मान लो ये आप हो और ये आपका आधा शरीर यहाँ से लेके, मतलब आपका चेस्ट वाला आमाशय और चेस्ट वाला रीजन है वो ऊपर है, फ्री है सीट से, जो कि जो चेस्ट से आमाशय से नीचे वाला रीजन है वो बस के सीट के साथ टच में। अगर देखो बस गतिमान है तब ये सीट भी गतिमान है। ठीक है। और बस रुकेगी तब ये भी रुकेगा। लेकिन अब होगा क्या है, देखो होता क्या है कि आप जैसे ही सीट पे बैठे होते हो और बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है, तो जो आपका आधा शरीर है नीचे का वो तो बस के साथ गतिमान रह, अगर बस गतिमान रहेगी तब तो गतिमान ही रहेगा, लेकिन जैसे ही बस रुकेगी तो आपका नीचे वाला शरीर तो रुक जाता है बस के साथ, लेकिन आपका ऊपर वाला शरीर आमाशय से ऊपर वाला भाग उसके रुकने का विरोध करता है। तो क्या होता है, अचानक आप कभी आप अचानक जो डिवाइडर लगा होता है उससे टकरा जाते हैं और क्या होता है, घायल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो नियम लगता है वो कौन सा लगता है, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, कि जब हम मोटर गाड़ी में खड़े होते हैं, वही बात, बस में खड़े होते हैं मोटर गाड़ी अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर गाड़ी के अचानक हमारे पैर के संपर्क में, जो गति में आ जाने के मोटर के संपर्क में रहता है। ठीक है। गति में आ जाते हैं, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के गति का विरोध करता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल बताया, उसी प्रकार कुछ ये एग्जाम्पल है। अब देखो, ये कोई बस है और इसमें ये आप खड़े हुए, ये कोई बस है और इसमें आप खड़े हुए हो। ठीक है। अब जब आप यहाँ खड़े हुए हो तो क्या होता है, देखो आपके साथ, अब ये जो शरीर है यहाँ से लेके
ये नीचे वाला शरीर है आपका, वो तो किसके साथ, बस के साथ किसमें संपर्क में। अब बस रुकी हुई है, क्या कैसी है, बस रुकी हुई है, ठीक है। अब बस रुकी हुई है तो आपका शरीर भी रुका हुआ है, लेकिन जब बस ड्राइवर अचानक से बस को स्टार्ट कर देता है, क्या कर देता है, बस को स्टार्ट कर देता है, तो जो आपका जो आधा शरीर बस के संपर्क में, वो तो बस के साथ चल पड़ता है, लेकिन जो आपका ऊपर वाला शरीर जो बस के संपर्क में नहीं है, वो इसका क्या करता है, विरोध। तो इसलिए आप क्या होते हो, कभी कभी अचानक पीछे की ओर झुक जाते हो और कभी कभी तो गिर पड़ते हो। इस यहाँ पर भी कौन सा नियम लागू होता है, गति का प्रथम नियम। ये दो एग्जाम्पल थे आपके गति के प्रथम नियम के, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, अब तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, तीसरा एग्जाम्पल आपने कभी ना कभी कैरम खेला होगा। देखो, किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेरी से बाहर आती है, शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मान लो ये रखे हुए हैं आपके कैरम की गोटियां, ठीक है। अब ये आपकी कैरम की गोटियां रखी हुई हैं। अब आपने मान लीजिए यहाँ से जो दूसरी गोटी है इसको धक्का मारा, क्या मारा, धक्का मारा, तो ये पहुँच के यहाँ जाएगी और इससे टक्कर करेगी। देखो, अब ये इसमें टक्कर होगी तो ये वाली गोटी तो गति में आएगी, बाकी के ऊपर तो किसमें, विरामावस्था में, किसमें, विराम में। अब इसमें टक्कर मारी जाएगी तो यही तो गति में आएगी, और गति में आएगी तो ये कहाँ आ जाएगी, बाहर, कहाँ आ जाएगी, बाहर। इस वाली गोटी ने इसमें टक्कर मारी तो ये वाली गोटी कहाँ गई, बाहर, लेकिन इसके ऊपर वाली गोटी तो अभी भी विरामावस्था में थी, तो ऊपर से खिसक कर जो पहले ऊपर थी वो ये वाली गोटी निकल जाएगी, जो स्ट्राइकर है, कैरम गोटी है, ये वाली आपकी गोटी बाहर आ जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाली सभी गोटियां हैं वो वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएंगी। यहाँ पर भी कौन सा नियम लागू होता है, गति का प्रथम नियम। तो आप जब भी कैरम खेलते हो और आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कैरम की गोटियां हैं वो नीचे वाली गोटी ही निकल रही है, वो किसकी वजह से निकल रही है, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, गति का प्रथम नियम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आता है आपका, अंगुली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है, और ऐसा सिक्के के जड़त्व के कारण होता है। देखो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये आपका चित्र बना हुआ है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से, देखो क्या हुआ, अब आपने यहाँ से क्या किया, इस ताश के पत्ते को, ताश के पत्ते को क्या किया, अंगूठे से हाथ से पिंच किया, यानी मारा, ठीक है, धक्का दिया एक तरीके से। तो अब धक्का दोगे तो अब क्या होता है, देखो आपने धक्का दिया तो क्या हुआ यहाँ पर, अब ये जो सिक्का रखा हुआ है ताश के पत्ते के ऊपर, ये जो सिक्का दिखाई दे रहा है आपको, वो सिक्का तो किसमें, अपने जड़त्व में, जड़त्व के कारण ही यहाँ पर टिका हुआ है, ठीक है। अब आपने जैसे इस ताश के पत्ते को झटका मारा तो ताश का पत्ता तो गिलास के ऊपर से हट गया, लेकिन जो सिक्का था वो गिलास के नीचे यानी गिलास के अंदर पानी में गिर गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वह इसके जड़त्व का यानी गति की अवस्था का विरोध कर रहा था, क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था, इसलिए वह कहाँ पर गिर गया, पानी के अंदर गिलास में, ठीक है। यहाँ पर भी कौन सा नियम लागू लग रहा है, गति का प्रथम नियम कहो या जड़त्व का नियम कहो, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा जड़त्व तथा द्रव्यमान। क्या है, जड़त्व तथा द्रव्यमान, ठीक है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी भ्राम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि यदि कोई वस्तु भ्राम अवस्था में तो भ्राम में रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है उस किसकी माप है, उसके जड़त्व की, किसकी माप है, उसके जड़त्व की, ठीक है। अगर बात करें हम भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होता है। क्या होता है, हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होता है, ठीक है, हल्की वस्तुओं का जड़त्व नहीं। अगर एक तरीके से हम बात करें कि जो जड़त्व है वो किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के, ठीक है, किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के। यानी कोई वस्तु है जितनी अधिक भारी होगी उसका जड़त्व ही उतना अधिक होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, यानी जड़त्व वो किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा अधिक उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक, ठीक है। अब आता है संवेग या संवेग संरक्षण का नियम या संवेग। देखो, किसी भी वस्तु का संवेग उस वस्तु के वेग यानी v तथा उसके द्रव्यमान m के गुणनफल के बराबर होता है।
यानी संवेग की बात करें तो किसी भी वस्तु का जो संवेग है वो किसके बराबर है, उस वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। ठीक है, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। देखो संवेग के अंदर क्या क्या मिलता है, आपको परिमाण भी मिलेगा और दिशा भी मिलेगी, लेकिन संवेग की दिशा वही होती है जो कि वेग की होती है। अब संवेग की दिशा कौन सी होगी, तो संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की होती है। कौन सी होगी, जो संवेग की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा है। ठीक है, अगर बात करें हम संवेग के एसआई मात्रक की, तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसका एसआई मात्रक होता है ये, संवेग का। ठीक है, अगर हम संवेग के सूत्र की बात करें, संवेग के सूत्र की बात करें तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो संवेग है वो किसके बराबर होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के। यानी संवेग को लिखते किससे, पी से। सूत्र क्या होगा, पी बराबर एम वी। एम क्या है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, वी क्या है, वस्तु का वेग। ठीक है, अब आता है हमारा गति का द्वितीय नियम। क्या आता है, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, अब गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि माना कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग यू से, यानी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और प्रारंभिक वेग यू से सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, तो टी समय तक एक निश्चित बल एफ लगाने पर, अब टी समय तक कोई समय टी उस पर निश्चित टी समय तक उस पर एफ बल, निश्चित एफ बल लगाया जा रहा है, उस वस्तु का वेग वी हो जाता है। अब बल लगाते लगाते उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो गया, वी। तब इसका प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग, देखो अगर हम प्रारंभिक संवेग को क्या मान लें, P1, तो इसका P1, अगर हम प्रारंभिक संवेग को क्या मान लें, P1, तो क्या हो जाए, P1 बराबर mu, यानी ये कौन सा प्रारंभिक संवेग, और दूसरे संवेग को हम क्या मान लें, यानी अंतिम संवेग को क्या मान लें, P2। अब अंतिम देखो, एम द्रव्यमान तो वस्तु का सेम रहेगा, लेकिन प्रारंभिक वेग क्या था, u, तो u लिख दिया प्रारंभिक संवेग में। अब अंतिम संवेग लिखेंगे तो P2, अब अंतिम वेग क्या था, v, तो यहाँ क्या हो जाएगा, mv। ठीक है, अब देखो ये जो dp दिखाई दे रहा है आपको, इसको लिखते हैं हम देखो। ठीक है, अब अगर इसको हम मान लें, तो अब देखो हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो डेल्टा पी, ये जो त्रिभुज जैसा निशान बनाया है मैंने, ये जो त्रिभुज जैसा निशान है इसको बोलते हैं हम डेल्टा, यानी परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा। ठीक है, ये त्रिभुज जैसा निशान है इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा। अब डेल्टा पी यानी संवेग में परिवर्तन निकालेंगे हम, तो संवेग में परिवर्तन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो P2 माइनस P1, यानी अंतिम संवेग में से पहला संवेग कम कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। अब P2 का मान कितना था, mv, माइनस P1 का मान कितना था, mu। ठीक है, तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा P बराबर m, अब m कॉमन ले ली तो बचेगा क्या, v माइनस यू, क्या बचेगा, v माइनस यू। ठीक है, अब v माइनस यू बचेगा। अब देखो अगर इसमें t का भाग, अब देखो समय कितना लग रहा था, वेग संवेग में परिवर्तन के लिए t का भाग दे दिया। अब दोनों में परिवर्तन समय कितने समय में हो रहा था, t समय में, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये एफ, अब देखो डेल्टा पी यानी जो डी पी, यानी इसको क्या बोल रहे हैं हम, डेल्टा पी है वो किसके बराबर है, एफ के। किसके बराबर है, एफ के। तो डेल्टा पी की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखे हुआ है, एफ, तो एफ बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये जो, अब देखो अब आपको पता है कि जो संवेग है उसका सूत्र होता है, जो सॉरी त्वरण है उसका सूत्र क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ये किसका सूत्र होता है हमारा, त्वरण का। अब ये त्वरण का सूत्र, ये त्वरण का सूत्र है हमारा। ठीक है, अब ये त्वरण का सूत्र है तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a। देखो क्या लिख सकते हैं, a, ये मैंने बता रखा है। ये किसका सूत्र है आपका, यहाँ किसका सूत्र है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या लिख देंगे, a। ये क्या है, संवेग। तो यही तो पूछा जा रहा है आपको, क्या निकाला जा रहा है आपसे, तो ये किसका सूत्र है, f बराबर ma, यानी किसी भी वस्तु का यदि आपको संवेग बल निकालना है तो सूत्र क्या होना चाहिए, F बराबर ma। ये क्या होते हैं आपके संवेग का सूत्र, क्या बताया, P बराबर mv। ठीक है, ये हो गया आपका संवेग में परिवर्तन। अगर बात करें हम द्रव्यमान के ऐसे मात्रक की, तब क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
अगर बात करें हम इकाई बल की परिभाषा, यानी 1 न्यूटन बल की परिभाषा क्या होगी, 1 न्यूटन बल की परिभाषा क्या होगी। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास फॉर्मूला है F बराबर mA। अगर मेरे पास किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg मिल जाए मुझे, और जो त्वरण है हमारा वो कितना मिल जाए मुझे, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो एक देखो, m का मान 1 और a का मान 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो जो बल का मान है वो 1 न्यूटन नहीं आएगा क्या, आएगा कि नहीं बोलो, आएगा ना। तो देखो 1 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता हो तो प्राप्त होने वाला बल इकाई बल कहलाता है, यानी 1 न्यूटन बल कहलाता है। ये देखो मैंने करा रखा है यहाँ पर, ये आपके 1 न्यूटन बल की डेफिनेशन, ठीक है। ये तो अभी बताया था ऊपर, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। अगर बात करें हम गति के द्वितीय नियम बताता क्या है हमें, तो गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यानी जो संवेग में परिवर्तन है वो असंतुलित बल के बराबर होता है। यानी जैसे मैंने अभी बताया था डेल्टा पी बराबर क्या, एफ। जो गति का द्वितीय नियम है हमें यही बताता है को जो संवेग में परिवर्तन की दर यानी डेल्टा पी है, त्रिभुज जैसा निशान है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा पी, इसे बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा पी बराबर एफ, यानी संवेग में परिवर्तन की दर है उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यह बताता है हमें गति का द्वितीय नियम, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न है कि क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ने के लिए क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर क्यों खींचता है। देखो कभी कभी देखो नीचे डायग्राम दिया हुआ है हमने, नहीं ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी क्रिकेट देखी होगी आपने, जो क्रिकेट वाला प्लेयर है, मान लीजिए ये कोई प्लेयर है और ये इसके हाथ हैं, ये इसके हाथ हैं। अब इन हाथों से ये कैच पकड़ना चाह रहा है, यानी बॉल को पकड़ना चाह रहा है। तो बॉल आ रही है मान लो यहाँ से, तो ये क्या करेगा, एक कंडीशन तो ये यहाँ से भी पकड़ सकता है बॉल को, क्या कर सकता है, यहाँ से भी पकड़ सकता है बॉल को। दूसरी कंडीशन है यहाँ से भी पकड़ सकता है बॉल को, ठीक है। तीसरी कंडीशन है ये बॉल को यहाँ से भी पकड़ सकता है। देखो अगर ये प्लेयर चाहता है कि ये कैच लेते टाइम यानी बॉल को पकड़ते टाइम इसके हाथों में चोट नहीं आए, तो ये कभी भी जो फील्डर होता है यानी क्षेत्र रक्षक होता है वो कैच को यहाँ से नहीं पकड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है यहाँ से पकड़ ले तो इसकी अपेक्षा चोट कम आएगी और कैच छूटने के भी चांसेज रहते हैं, दोनों कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर जो फील्डर कैच पकड़ेगा उससे ना तो बहुत ही नील चोट आने के चांसेस रहते हैं और कैच छूटने के चांसेस कम रहते हैं। अब इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, तो देखो क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगी। देखो अगर ऊपर से पकड़ेगा तब तो इसमें संवेग की परिवर्तन की दर ज़्यादा रहेगी, और संवेग में परिवर्तन की दर ज़्यादा रहेगी तो बल भी ज़्यादा रहेगा, और बल ज़्यादा रहेगा तो चोट लगने के चांसेज भी ज़्यादा रहेंगे। अब जैसे ही इस कंडीशन है यहाँ आके कैच पकड़ेगा तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे गेंद द्वारा हाथों पर बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो चोट लगने के चांसेज भी कम और कैच छूटने के भी चांसेज कम, ठीक है। अगला है कि कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है जिससे अधिक बल लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कराटे देखे होंगे तो, कि जो कराटे का एक खिलाड़ी होता है वो बर्फ की सिल्ली, जो बर्फ की सिल्ली होती है उसको एक ही झटके में तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, क्योंकि जो संवेग में परिवर्तन होता है वहाँ पर क्या होता है, अधिक संवेग में परिवर्तन क्या होता है, अधिक। यानी जो कराटे का खिलाड़ी होता है वो तेजी से अपने हाथ को बर्फ की सिल्ली के पास लाता है और उसमें देता है, तो वहाँ पर संवेग में परिवर्तन क्या होता है, अधिक होता है। और संवेग में परिवर्तन अधिक होता है तो बल भी अधिक होगा, और बल अधिक होगा तो आपको पता है कि बल तो किसी भी वस्तु की आकृति, आकार, दिशा सबको बदल सकता है। इसलिए जो उस कराटे का खिलाड़ी होता है वो बर्फ की सिल्ली को एक ही झटके में तोड़ देता है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका गति का तृतीय नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। देखो अब गति का तृतीय नियम क्या कहता है, यानी कोई भी वस्तु है,
किसी भी यानी जो कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो उसके समान परंतु दिशा में विपरीत कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी। कैसे होगी? देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या किया, इस वाली स्प्रिंग को यहाँ से खींचा, ठीक है। अब आपने इसको खींच के छोड़ दिया तो ये क्या करेगी, इन दोनों स्प्रिंग को खींचा। अब ये जो ए वाली स्प्रिंग है, क्या है, ए वाली स्प्रिंग है आपकी, वो आप दोनों को खींच के छोड़ दोगे तो बी वाली उसके आपके जो आपने जो कार्य किया यानी खींच के छोड़ा है, बी वाली स्प्रिंग क्या करेगी, जो ए वाली स्प्रिंग है आपकी, देखो ए वाली स्प्रिंग यहाँ से आपने पकड़ के खींचा, अब इससे आप खींच के छोड़ दोगे तो जो वी वाली स्प्रिंग है, देखो आपने तो इधर खींच के छोड़ा लेकिन बी वाली स्प्रिंग है जो इसको किधर खींचेगी, दीवार की साइड में जहाँ पर ये जुड़ी हुई है। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी आपने तो इस इधर खींच के छोड़ा लेकिन इस बी वाली स्प्रिंग ने क्या किया, इसको इस साइड खींच लिया, तो आपने इस साइड काम किया और बी वाली स्प्रिंग ने इस साइड। देखो हो रहा है कि नहीं, लेकिन कितना होगा, दोनों का दिशा विपरीत होगी और परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, परिमाण बराबर होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। कभी कभी ये आपके साथ ये भी हो सकता है, नहीं तो हुआ होगा कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में, क्या, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल लगता है और गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। देखो कभी कभी क्या हुआ होगा कि आपने या तो कहीं किसी को बंदूक चलाते हुए देखा होगा, यानी आप या फिर उसने अनुभव किया होगा, जिसने बंदूक चलाई है, आप में से बहुतों ने चलाई होगी। तो क्या होता है इसमें, देखो जैसे ही आप क्या करोगे, बंदूक से गोली छोड़ोगे तो बंदूक तो गोली पर यानी बुलेट पर आगे की ओर एक बल लगाती है, तो गोली तो कहाँ चली जाती है, बुलेट निकल के आगे। लेकिन गोली भी जो बुलेट है वो बंदूक पर एक बल लगाती है और आप कभी कभी क्या होता है, जो बंदूक चलाते हैं उनको पीछे की ओर एक झटका लगता है। क्या लगता है, झटका लगता है। तो ये क्या है, देखो आपने बंदूक ने क्या किया, तो बंदूक आपने गोली चलाई यानी जो घोड़ा है वो दावा यानी पुश किया उसको, तो बंदूक की गोली निकल के बाहर गई, लेकिन बंदूक पर पीछे की ओर एक बल लगा कर गई, जिससे आपको पीछे की ओर क्या लगता है, एक झटका सा लगता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि एक नाविक यानी नाविक हो जो नाव को चलाता है, एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाविक आगे की ओर कूदता है और नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। देखो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर, ये नाविक आगे की ओर कूद रहा है। ठीक है, यहाँ कूद रहा है, ये सही बात है, कूद रहा है, लेकिन जो ये इसका पीछे वाला जो पैर है ना, ये इस नाव पर पीछे की ओर, ये तो नाविक तो जा रहा है आगे की ओर, लेकिन इसको नाविक का जो पीछे वाला पैर है वो नाव को पीछे की ओर ढकेल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो ये आगे जा रहा है और बल कहाँ लग रहा है, पीछे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों हो रही हैं कि आप तो आगे जा रहे हो कूद कर, लेकिन नाव है वो कहाँ जा रही है, पीछे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म। क्या होता है, हमारा चैप्टर खत्म होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।